हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं बीपीएससी टीआरई जो 3.0 का री एग्ज़ाम हो रहा है, इस री एग्ज़ाम के लिए भूगोल का महामैराथन क्लास आपके लेके सामने उपस्थित हूँ। और इस महामैराथन क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के, उनको तो इंक्लूड किया ही किया गया है। इसके अलावा बीपीएससी द्वारा विगत जो एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जामों में, उन भी प्रश्नों को मैं एकदम डिटेल वाइज कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। यह एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भारत विस्तृत है। अगर मैं इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो ना विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी, यानी कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि सही क्या होगा, तो याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है, जबकि 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। जबकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो कर्क रेखा जो है ना, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल भारत के 8 राज्यों के होकर गुजरती है, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक सबको जानते हैं, विश्वविख्यात ट्रिक है कि मित्र पर गमछाझार, ठीक है ना फ्रेंड्स, मित्र पर गमछाझार। इस ट्रिक से आप जो है ना उनका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मी से क्या हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जबकि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण मानव जाति है वो कितनी है, 16% है, 17% है, 18% है, 28% है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी ये इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितना प्रतिशत निवास करता है जनसंख्या भारत के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं इस आंसर की बात करूँ फ्रेंड, तो इसको आंसर का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो स्थान है ना वो कितना है, 17% है पूरे विश्व की जनसंख्या का। ये जनगणना 2011 के अनुसार का यह रिपोर्ट है, ठीक है ना। जबकि 2.4% जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत के अंदर क्षेत्रफल है, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये तो था स्थल खंड का ना। अगर इसमें जलीय खंड को मिला दिया जाए, यानी जल को भी शामिल कर लिया जाए, तो भारत का क्षेत्रफल जो होगा विश्व के क्षेत्रफल का 0.57% हो जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है ना वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4%। देखिए, मैंने कहा स्थलीय भाग का 2.4%, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर 16.51 थी, ठीक है ना। जबकि निकटतम स्थान कितना है, 17.5%। इसका सही होगा, तो कह सकते हैं कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मुख्य भूमि को शामिल कर के साथ साथ देखिए यहाँ पे स्थलीय भाग दिया है, अगर इसमें जलीय भाग को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 0.57% हो जाएगा विश्व के क्षेत्रफल का। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो प्लस 5.5 घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भारत के बीचों बीच से एकमात्र देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है, आप सबको पता है। तो 82.5 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 82.5 अंश बराबर हो जाता है, याद रखिएगा, 330 मिनट। कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा। और 330 मिनट की बात करें तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। क्या हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट होता है 330 मिनट में। तो इस प्रकार चूंकि हमारा भारत जो है ना वो कहाँ स्थित है, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किधर रहता है, पूर्व की तरफ स्थित है, इसलिए इस साइड में टाइम जोन जो है ना GMT से बढ़ता है और इधर टाइम घटता है। तो भारत चूंकि यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितना बज रहा होगा, तो 5:30 बज रहा होगा, यानी 5.5 घंटा जो भारत का समय है वो आगे है GMT से, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
अगर डिटेल की बात करें तो भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच माध्य समय है ना जीएमटी से, वो 5.5 घंटा यानी प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है हुंडू प्रपात निर्मित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा फ्रेंड। जो हुंडू प्रपात है ना, ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हुंडू प्रपात कहाँ निर्मित है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर मैं इसके डिटेल की बात करूं तो हुंडू प्रपात यानी हुंडरू जलप्रपात जिसे कहा जाता है, रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 320 फीट, जबकि मीटर की बात करें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। भारत की सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं तो याद रखिएगा वो कौन सी है, तो है गाडविन आइंस्टीन। क्या है, गाडविन आइंस्टीन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये जो है ना, ये POK है, वर्तमान में POK के क्षेत्र में आती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, पॉक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में आती है। डिटेल की बात करें तो हिमालय पर्वत के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। जबकि गाडविन आइंस्टीन यानी K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये भारत के अंदर स्थित है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, जो कि भारत के अंदर सिक्किम के अंदर स्थित है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई होने वाली है 8,598। जबकि मकालू पर्वत की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है, 8,463 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। इससे यह स्पष्ट है कि जो गाडविन आइंस्टीन है ना, वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, यानी POK यानी पॉक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में आता है K2 यानी गाडविन आइंस्टीन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच होती है। तो हिमालय में जो हिमरेखा है वो किन के बीच होती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये होती है 4300 लेकर से 6000 मीटर पूर्व में बीच होती है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा यानी स्नो लाइन जो है ना, इसकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। ठीक है ना। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी भाग में 55 से 6000 मीटर है, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर में पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 5800 मीटर, तथा पूर्वी हिमालय की कितनी है, 4300 मीटर पाई जाती है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहलाता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये कहलाता है शिवालिक। क्या कहलाता है, शिवालिक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ठीक है ना। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी स्थित हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ना फ्रेंड्स, ये हुआ है सेनोजोइक में। कब हुआ है, सेनोजोइक में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो शिवालिक या जिसे वाह हिमालय के निर्माण की बात करते हैं, जिसे वाह हिमालय भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व यानी प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको प्लियोसीन भी मिल सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि छोटा नागपुर पठार क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो छोटा नागपुर पठार है ना, यह एक अग्रगंभीर है। क्या है, अग्रगंभीर पठार है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है, यानी छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। ठीक है ना। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र संकल्पों द्वारा पाए जाते हैं। अतः यह एक जो क्या है, अग्रगंभीर
है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। और कूट में जो दिया गया कूट है ना, इन सही में कौन सा कूट सही होगा इसका देखना भी है। पहला कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है, यानी कह सकते हैं ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेघालय पठार के अंश की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स वो है भुवन की पहाड़ियां। जो भुवन की पहाड़ियां हैं ना, ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो भुवन पहाड़ियाँ जो है ना वो मीजो हिल्स के भाग है ना, मीजो हिल्स के भाग हैं जो कि पूर्वोत्तर में हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार के भाग है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसके खनिज की बात करूं तो यह किसका खनिज है? याद रखिएगा किसका खनिज है, तो फ्रेंड्स ये है टाइटेनियम का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा इल्मेनाइट यानी FeO TiO2 एवं रूटाइल यानी TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज है। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला का नाम है इल्मेनाइट, दूसरे का नाम है रूटाइल। ये दोनों को याद रखना है, जो कि टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट जैसे गुजरात में से लेकर दीघा तट यानी पश्चिम बंगाल में विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय की तटरेखा है। अगर मैं भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करूं तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर भारतीय तटरेखा की अगर मुख्य भूमि की लंबाई पूछता तब तो हम बता देते 6100 किलोमीटर, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय तट की लंबाई पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब इसमें द्वीप समूहों को अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल की बात करते हैं। याद रखिएगा भारत की जो मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई है ना, वो 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। जबकि भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात जब द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो हो जाती है 7516 किलोमीटर। अतः इस विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, ठीक है ना। इस केरल में इसे सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह कौन सा है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण। तो वह दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है तो न तो जोजिला होगा, सर्वाधिक ऊंचाई की बात करेगा तो न तो जोजिला है, न तो रोहतांग है, न तो नाथुला, न तो खैबर, यानी इस प्रकार कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ठीक है ना। जबकि नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है, यानी कह सकते हैं कि 4,404 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट, जबकि खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट। ये ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो दर्रा है ना, उसका नाम है यांगजी दीवान। क्या नाम है? यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5,890 मीटर है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चूंकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, अतः कह सकते हैं कि इसका विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लक्षद्वीप जो टापू है फ्रेंड्स, ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो जो लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका मुख्य क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अधिकांश द्वीप
का प्रवाल उत्पत्ति की है, यानी लक्षद्वीप का जो निर्माण है ना, इसके जो द्वीप हैं अधिकतर प्रवाल भित्ति किससे उत्पत्ति हुई है यानी निर्माण हुआ है उनका। लक्षद्वीप समूहों के कुल द्वीपों की संख्या बात करें तो कुल 36 है, याद रखिएगा, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं, यानी यहाँ पे आबादी रहती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। मिनिकाय जो है ना, इस शीर्ष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखने की, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती है, जो कि कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। अच्छा, ये एक प्रश्न आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, याद रखिएगा, ये आपका जो है, ये आपका है भारत, सॉरी देखिए ये आपका है भारत, दक्षिण भारत, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, यहाँ आपका है लक्षद्वीप, ये देखिए नीचे है मालदीव, याद रखिएगा क्या है, मालदीव, यहाँ मालदीव है, और मालदीव ऊपर क्या है, मिनिकाय, ऊपर है मिनिकाय, और उसके बाद आता है लक्षद्वीप, क्या आता है, लक्षद्वीप आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मालदीव और मिनिकाय के बीच है ना, ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकाय से, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है ना वो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे उत्पन्न होता है। तो द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप, उसकी उत्पत्ति मैंने अभी बताया हूँ फ्रेंड्स, वो किससे होती है, तो प्रवाल भित्तियों से होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो कुल 36 द्वीप हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनमें से महज केवल 10 ही आबाद हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह किसका अंग है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो कि भारत में स्थित है, तो यह किसका अंग है, किस राज्य का अंग है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये महाराष्ट्र का अंग है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो किसका अंग है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन की मैं आंसर की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो जिस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, उस पहाड़ी का जो नाम है फ्रेंड्स, वो है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे जो मिलती हैं आके, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाके मिलती है ना, यहीं पे जो पहाड़ी स्थित है उसको कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो वो है दोद्दा बेटा। क्या है, दोद्दा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी। कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दोद्दा बेटा, ठीक है ना। लेकिन इस आंसर की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा। और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ आके मिलते हैं, तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 2637 मीटर है, यानी कह सकते हैं कि इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कन्याकुमारी जो सटी पहाड़ियां हैं ना फ्रेंड्स, वो हैं कार्डमम हिल्स। कौन है, कार्डमम हिल्स, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत मिलन के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीय गांठ है, तथा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दोद्दा बेटा है, जो भारत
जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। वहीं दक्षिण भारत का पहला सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अनाईमुडी है, यानी अन्नामलाई की पर्वत चोटी पर स्थित है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण को कार्डमम हिल्स, यानी जो अन्नामलाई की पहाड़ी है ना, उसके दक्षिण की बात करें तो उधर कार्डमम की पाई जाती है पहाड़ियाँ, यानी इलायची की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ठीक है ना, जो कि कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी से सबसे नज़दीक में है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पे भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो कौन से हैं। तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन से? राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो पहले स्थान पे याद रखिएगा कौन सा है, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो वो है अपना बिहार। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन वही जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछ लेगा कि जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आ जाएगा बिहार। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, और 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में, जबकि बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। देखिए 12वां और 13वां ये दोनों ऑप्शन आपके मिलते हैं। 13वां कब होगा, जब हम पूरे याद रखिएगा, जब हम केवल राज्यों की बात करेंगे तो उसमें 13वां आ जाएगा। जब अगर हम द्वीपों को मिला लेंगे तो उसमें 12वां आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम द्वीपों को मिला लेंगे तो उसमें 13वां आएगा, और जब द्वीपों को छोड़ देंगे तो 12वां स्थान आ जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो आप सबको पता है वो बिहार है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। डिटेल की बात करें तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का जो स्थान है ना वो पुनः कहाँ हो गया, 12वां हो गया। तो आप 12वां ही बताइएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो भारत के जो नीचे दिए गए भाग हैं, इसमें जो द्रविड़ियन प्रजाति है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्थित है दक्षिण भारत में। कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। अगर डिटेल की बात करें तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुगु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो अभी तक किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं पाई गई है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हरियाणा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ भी है और पंजाब भी है। ये तीनों नामों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो भील जनजाति है ना, ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि अन्य राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान, इन प्रांतों में भी भील जनजाति निवास करती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है।
तो जनजाति और राज्य की जोड़ी में बात करें तो याद रखिएगा भील जो है अभी मैंने बताया गुजरात में पाई जाती है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कोटा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, जबकि टोडा जो जनजाति है ना फ्रेंड्स, ये जो टोडा जनजाति याद रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है, तो टोडा भी तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो विकल्प नंबर डी है ना ये जोड़ी सही नहीं है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो दिए गए विकल्पों के अनुसार भील जो है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में पाई जाती हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कोटा तमिलनाडु में, जबकि टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है ना, तो केरल में नहीं पाई जाती, तो ये असुमेलित था, जबकि ये सुमेलित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। काफ़ी अति महत्वपूर्ण, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं फ्रेंड्स ना तब निर्माण होता है गंगा नदी का, ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। इसीलिए गंगा की परिभाषा में जो गंगा की पर्यायवाची होती है उसमें अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपको पर्यायवाची मिलती है, ठीक है ना। पर्यायवाची और समानार्थी में क्या अंतर होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूँ कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवप्रयाग में। कहां पर, देवप्रयाग में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंबो नदी को किस नदी से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र की नदी से नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब अरुणाचल प्रदेश में पहले तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारत में यारलुंग जंगपो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। जबकि गंगा और याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को ना मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तेल नदी जो है ना बागमती नदी की सहायक नदी है, ना घाघरा की, न गंडक की, न कमला नदी की। डिटेल की बात करें तो जो तेल नदी है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा के राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो उनमें से विश्वनाथ और शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब और मांड, ये जो है ना ये महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बंगाल की खाड़ी में नदियों की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ठीक है ना। कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा नदी तथा कावेरी, ये 6 नदियां जो है ना ये सब की सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। जबकि लूनी नदी जो है ना ये राजस्थान के रण में जाकर के या राजस्थान के कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। जबकि नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये जाकर गिरती हैं अरब सागर में। याद रखिए कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, न तो शंख नदी है, न तो उत्तरी कोयल है, न तो दक्षिणी कोयल, न तो बराकर, यानी कह सकते हैं उस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये स्थित है पटना जिले में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित नहीं है फ्रेंड्स, वो कौन सा है। तो उत्तरकाशी, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। डिटेल की बात करें तो गंगा नदी प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नाम स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम में गंगा का निर्माण होता है, ये सबको पता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा नदी से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण। तो सबसे सूखा स्थान की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो है लेह। लेह जो है ना, ये सबसे सूखा स्थान है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। तो इस किस कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उनकी ऊंचाई के कारण, इनकी ऊंचाई के कारण ना इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि अमृतसर और शिमला दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई होने के कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है, इनके जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। अब डिटेल की बात करते हो तो अमृतसर जो है 31°29' उत्तरी अक्षांश से लेकर के 32°03' उत्तरी अक्षांश तक। एवं शिमला जो है ना फ्रेंड्स, वो 30°45' उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31°44' उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, भिन्नता का होना। ठीक है ना। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 175 से लगभग 200 मीटर ऊंचा है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। ठीक है ना। तो इसलिए इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। क्षोभ मंडल ऊंचाई बढ़ने के कारण ही तापमान में गिरावट आ जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी किस प्रकार के मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा लगभग 75% होती है भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि दुमटी यानी लोम मिट्टी से मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो मिलता है आपका सभी प्रकार के कण, यानी कि चिकना कण भी मिलता है, बालू कण भी मिलता है और पांसु कण भी मिलता है। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो सामान्यतः दोमट मिट्टी, जिसे लोम सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 40% इसमें बालू के कण पाए जाते हैं, 40% मृतिका यानी क्ले पाई जाती है, जबकि 20% गाद के कण भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी है फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा ये किस मिट्टी में मिलता है, तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में लगभग 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका यानी क्ले, जबकि बालू के कुछ ही मात्रा में कण पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे कि जल क्रांति हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि जल जो है वाष्प होकर उड़ता नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो नहर प्रणालियाँ दिया गया है, इसमें किससे बिहार में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो होता है त्रिवेणी नहर से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, डिटेल की बात करें तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकली गई है तथा पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा था एक बार कि त्रिवेणी नदी कहाँ स्थित है, त्रिवेणी नहर कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। काफ़ी अति महत्वपूर्ण। पहला कह रहा है कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। ये जो चार है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन हरित क्रांति को बढ़ावा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त में से सही, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, यानी कह सकते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही साथ ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है ना। अतः हरित क्रांति के उपयुक्त तो चारों घटक ही समाहित है। तो एक प्रश्न आपसे बनता है कि हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर किसको माना जाता है, तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक मानता है MS स्वामीनाथन को। याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना। और इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मान भी दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो हो सकता है यहाँ से आपका करंट में प्रश्न बन जाए, ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। यानी कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों ही सही है। विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है ना, वो हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक, यानी सभी, उपरोक्त जो है ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले डिटेल की बात करें तो वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली जो है मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति जो है फ्रेंड्स इस टमाटर उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति झींगा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से संबंधित है। ये क्रांतियों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि काली क्रांति संबंधित है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स। तो जो काली क्रांति है ना, आप जल्दी से बता सकते हो कि काली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो फ्रेंड्स, काली क्रांति का जो संबंध है ना, याद रखिएगा, वो है कच्चा तेल उत्पादन से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला उत्पादन मत कर दीजिएगा। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो कच्चा तेल उत्पादन से है। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां, उनके उत्पादन इस प्रकार है, जैसे गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहनी फसल से है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो है उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य में क्रमशः पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा, ये कहाँ पैदा होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। भी मैंने बताया, रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 8 राज्यों में देखा गया। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चीनी की कटोरा की मैं बात करूं फ्रेंड, तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है, इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है। डिटेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है ना। जबकि वर्ष 2019-20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। वर्ष 2020-21 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, काफ़ी अति महत्वपूर्ण, ये सबको पता है, ये जम्मू कश्मीर होगा। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एकमात्र राज्य ना, अब बल्कि ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा ना। कुछ लोग मानते हैं कि सर जो तेलंगाना बढ़ा है ना, तेलंगाना की वजह से तो 29 हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, जब तेलंगाना बढ़ा तो उस समय जम्मू कश्मीर और जो था फ्रेंड्स, ये राज्य था, याद रखिएगा, राज्य था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य था। तो अब जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो तेलंगाना शामिल हो गया, तो 28 का 28 ये तो क्रम व्यवस्थित हो गया। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए, जब तेलंगाना, याद रखिएगा सॉरी, जब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उस समय 9 हो गए थे। लेकिन दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया। इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये आंकड़ा आपको नहीं भूलना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैंने आपको बता दिया पहले। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि नकदी फसल का मतलब क्या होता है। तो नकदी फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जो केवल बेचने के लिए बोई जाए, ऐसे फसल को नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। आपको पता है कि जूट जो है ये भी नकदी फसल है, मूंगफली भी नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है। जबकि ज्वार जो होता है ना फ्रेंड्स, ये नकदी फसल नहीं है। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसलों की बात करें, खाने योग्य फसलें जो है वो खाद्य फसल की बात करें तो उसमें चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज हैं। जबकि दलहनी फसलों की अगर बात किया जाए तो उसमें गैर खाद्यान्न दलहनी फसल, दलहन ये भी है। ठीक है ना। जबकि गैर खाद्यान्न फसलों की बात करें, यानी नकदी फसल की बात करें तो उसमें तिलहन, मूंगफली, रैपिडेक्स, सरसों के साथ साथ रेशेदार कपास और जूट भी हैं। जबकि बागानी फसलों की बात करें तो इसके अंतर्गत चाय, काफ़ी, रबड़ आता है। और अन्य की बात करें तो गन्ना और तंबाकू, आलू, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, वो है मध्य प्रदेश और ओडिशा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड, विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है ना, लौह अयस्क के मामले में संपन्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है। तो निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये खनन होता है हेमेटाइट का। किसका होता है, तो हेमेटाइट का होता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक है ना। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट अयस्क की बात करें, लौह अयस्क की, तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो गोवा से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु से होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है। तो झारखंड में कोयला की खान की बात करें तो ये झरिया में है। कहाँ? झारखंड के झरिया में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। आपको जिला भी आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है, तो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? धनबाद जिले में, यानी झारखंड के अंदर स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ लेगा कि इस्पात उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर। लोहरदगा बॉक्साइट जो उत्पादन के लिए जो है, साथ ही साथ रांची जो है ना, ये भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना। जो लोहरदगा है ना, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए, रांची जो है भारी मशीनों के निर्माण के लिए, जमशेदपुर जो है इस्पात उद्योग के लिए, जबकि झरिया जो है झारखंड का वो कोयला उत्पादन के लिए संबंधित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो भूमिगत कोयले का जो दहन है ना फ्रेंड्स, ये होता है झारखंड के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह जो दहन है ना, ये झरिया के कोल फील्ड क्षेत्र में हो रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याएं दिया गया है, याद रखिएगा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, चौथा है कार्य संचालन की कीमतें। तो आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का विकल्प क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो चारों हैं ना, ये चारों समस्याएं सही हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल की बात करते हैं तो भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें से प्रमुख समस्या है निम्न कोटि का कोयला इस समय प्राप्त हो रहा है, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी हुई है, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, साथ ही साथ कार्य संचालन की कीमतें आदि जो हैं फ्रेंड्स, ये अन्य समस्याएं हैं कोयला उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना तेल जो भंडार है ना, वो डिगबोई असम के अंदर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी तेल भंडार है। ये भी याद रखना है कि यह जो है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ना, ये देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा की संकट की बात करें तो ये हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, ये हुआ था, याद रखिएगा, 1970 और 1980 के दौरान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों यानी ओपेक कंट्रियों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना वृद्धि कर दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो बढ़िया और मज़ेदार कंटेंट था, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए बंद करते हैं इस वीडियो को, और आप सभी को लो एग्ज़ाम की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बेस्ट ऑफ लक। अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ और भी जो रिलेटेड बिहार से, चाहे मैराथन क्लास हो, जीके की हो, बिहार रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हो, चाहे बिहार करंट अफेयर्स की हो, चाहे करंट अफेयर्स की क्लास हो, उसको ले आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।